Good morning. Today is 20 January 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो ये ऊपर आर्टिकल है जलीकट्टू, आपको पता होगा तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन किया था और बैन खुलवाने के लिए तमिलनाडु में भारी एक मास मूवमेंट चल रही है, तो उसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज इस आर्टिकल में डिस्कस किए गए हैं। नीचे जो आर्टिकल है वो सरकार की डिसइन्वेस्टमेंट से लेकर है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। कल हमने न्यूज़ डिस्कशन में भी इसको डिस्कस किया था इस आर्टिकल्स को। मेन जो आर्टिकल है वो यूएस के बारे में है, यूएस की सिटीजनशिप, यूएस की वैल्यूज़। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए नहीं है, फिर भी दो तीन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वही हम डिस्कस करेंगे। और जो ये आर्टिकल है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। कैलाश सत्यार्थी जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था बचपन बचाओ आंदोलन, उन्होंने लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करेंगे इसे। हालांकि इंपॉर्टेंस के पॉइंट काफ़ी कम है, फिर भी डिस्कस करेंगे। जो ये आर्टिकल है इंटरव्यू है, जो फॉरेन मिनिस्टर है नेपाल, वो हमारे विजिट में आए हुए हैं, नेपाल इंडिया रिलेशंस, तो इसे भी डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल है कौन सा भूल गए, तो कौन सा आगे स्लाइड्स में आएगा। आगे देखिए एक इकोनॉमिक्स टाइम्स का सीबीआई से रिलेटेड आर्टिकल है, और नीचे जो आर्टिकल है एक मिंट का, तो दो आर्टिकल ये भी डिस्कस करेंगे, एक इकोनॉमिक्स टाइम्स का, एक मिंट का। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको थोड़ी बहुत फ्यू बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए, तभी आर्टिकल्स अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले तो डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो होती क्या है। डिसइन्वेस्टमेंट वो होती है जब सरकार किसी अपनी कंपनी में शेयर बेच देती है। जैसे मान लीजिए सरकार की कोई कंपनी है जिसमें अभी फिलहाल सरकार की 100% की हिस्सेदारी है। सेल का एग्जांपल ले लीजिए, हालांकि सेल तो पहले से डिसइन्वेस्टमेंट हो चुकी है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए सेल, मान लीजिए सरकार की कंपनी है, अभी सरकार के 100% शेयर्स गवर्नमेंट के हैं इसमें, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इसमें से कुछ अपने शेयर्स है वो बेच देगी। मान लीजिए 25% शेयर बेच दिए, किसी को भी बेच सकती है, किसी प्राइवेट कंपनी को बेच सकती है या फिर जनता को भी बेच सकती है। यानी अगर 25% शेयर अगर गवर्नमेंट ने बेच दिए तो फिर गवर्नमेंट के रह गए 75% शेयर्स। तो अब 25% बेचने का फायदा क्या होगा सरकार को। एक तो 25% शेयर बेचे तो पैसा मिल गया सरकार को, वो जितना पैसा मिला वो इस कंपनी को, यानी सेल का एग्जांपल लिया तो सेल को आगे बढ़ाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा ये फायदा हुआ, अगर किसी प्राइवेट कंपनी को बेचा है तो देखिए उनके डायरेक्टर्स अब आएंगे, और वैसे पब्लिक को बेचे तो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आते हैं। तो डायरेक्टर्स आएंगे तो वो इनसे पूछेंगे, कंपनी के जो हेड है, एमडी है, सीईओ है, कि आप कैसे काम कर रहे हैं, अकाउंटेबल बनाएंगे उसको। यानी कहते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट से जो परफॉर्मेंस है कंपनी की वो भी बढ़ती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि ना अब सिर्फ गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, अब बाहर का पैसा भी जुड़ा है इसमें, तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। अब एक और जो टर्म है वो भी आपको पता होना चाहिए, अंडर राइटिंग लॉस। ये आर्टिकल्स में आएंगी। अंडर राइटिंग लॉस क्या होता है, देखिए इंश्योरेंस की कंपनीज क्या करती हैं। मान लीजिए आप कोई व्हीकल की इंश्योरेंस कंपनी है, तो इंश्योरेंस कंपनी का नाम मान लीजिए आप कोई भी मान लीजिए, क्या LIC मान लीजिए। तो LIC कंपनी अब इंश्योरेंस करती है व्हीकल्स का, कार्स का इंश्योरेंस करती है। तो वो क्या सोच के करती है, अब वो कहती है कि व्हीकल्स को आप किसी भी ओनर को कहेगी, मान लीजिए ओनर का नाम है A, वो ओनर को कहेगी कि आप हमें 1000 रुपये दीजिए हर साल, और जब भी आपकी कार का एक्सीडेंट होगा या फिर आपकी कार के साथ कुछ गलत होता है तो हम आपको कंपनसेशन देंगे जितना आप पे खर्चा आएगा। तो एक आएगा, ठीक है भाई, मेरे तो सिर्फ 1000 रुपये लग रहे हैं, और बाद में अगर कोई दुर्घटना हो भी जाती है तो मुझे कार का वापस मिल जाएगा जो भी खर्चा होगा। तो LIC क्या करती है, LIC ऐसे करके 1000 रुपये बहुत लोगों से ले लेती है। A से ले लिए, B से, C से, D से, मतलब ये मत सोचिएगा ABCD तो 26 में खत्म हो जाएगी, लेकिन गिनती मान लीजिए बहुत लोगों से ले लेती है ये LIC पैसे, क्योंकि उसको पता है सभी कारों के एक्सीडेंट थोड़े ना होंगे। तो इसलिए LIC ये सोच के कि सभी कारों के एक्सीडेंट नहीं होंगे, मेरा पैसा बच जाएगा, फिर भी आखिर में बहुत थोड़ी कारें हैं वो क्लेम करेंगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी है, उनकी एक्सपेक्टेशंस गलत साबित हो जाती है। यानी उनका पैसा तो इतना इकट्ठा हुआ नहीं 1000 करके, लेकिन क्लेम ज़्यादा आ गया। यानी इतने तो LIC के पास में पैसे भी नहीं इकट्ठे हुए जितना उन्होंने इंश्योरेंस के रूप में उनको वापस देने पड़ गए। इस चीज़ को कहते हैं अंडर राइटिंग लॉस। यानी जब इंश्योरेंस कंपनी को अपने क्लेमेंट से भी ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, जितने इकट्ठे किए उससे भी ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं क्लेम के तौर पे, उसको कहते हैं अंडर राइटिंग लॉस। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। ये प्रीलिम की सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, याद रखिएगा आप। सो प्रीलिम में यूँ पूछ सकते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। अब देखिए फ़र्क ये है, जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होती है वो डिसइन्वेस्टमेंट का एक पार्ट ही है, और लेकिन गवर्नमेंट इसमें 51% से ज़्यादा जो स्टेक्स है वो सेल कर देती है। यानी अगर देखिए 100% में से सिर्फ 25% बेचे तो वो डिसइन्वेस्टमेंट है। अब 100 में से अगर गवर्नमेंट ने अपने 51% बेच दिए तो अब एक तरह से गवर्नमेंट अब मालिक नहीं रही ना उसकी, मतलब मेजोरिटी मालिक नहीं रही गवर्नमेंट, 51% तो है प्राइवेट कंपनी का है। तो ऐसी सेल को जिसमें गवर्नमेंट अपने हिस्से के 51 से ज़्यादा परसेंट, यानी टोटल में से 51 से ज़्यादा परसेंट प्राइवेट को बेच दे, उस चीज़ को कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। इसको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी
स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में प्राइवेट शेयर होल्डर्स होते हैं, वो मेजोरिटी में होते हैं, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, ज़्यादा मनी रेज करने के लिए, सब हमने डिस्कस किया। अब आर्टिकल्स पे आते हैं। आर्टिकल्स, कल हमने एक न्यूज़ डिस्कस करी थी न्यूज़ डिस्कशन की वीडियो में कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि 25% वो स्टेक्स है वो बेच देगी 5 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के। कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हमने कल डिस्कस करी थी? ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस। क्यों कर रही है? देखिए, एक तरफ तो इनका जो इनकम है, पिछले साल का जो डेटा आया उसके हिसाब से इनकी इनकम एचआर कंपनीज की बढ़ गई 12% के हिसाब, 12% बढ़ गई इनकी इनकम। लेकिन अगर टैक्स लगाएं उस पर तो इनको काफ़ी लॉस झेलना पड़ा, 3,994 करोड़। डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहने का मतलब है लॉस में थी ये, बस इतना याद रखिए। और उसके बाद में देखिए, क्लोजर स्क्रूटनी यह रिवील करती है, क्लोजर स्क्रूटनी से हमें पता लगता है कि ये अंडर राइटिंग लॉसेस से गुजर रही थी। अंडर राइटिंग लॉसेस आप समझ ही गए होंगे क्या होगा, कि उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा था, इतना तो वही नहीं है। तो ये कम क्योंकि देखिए ऐसा क्यों होता है, अंडर राइटिंग लॉस तब होते हैं ना जब आपने सोच समझ के इंश्योरेंस किया ही नहीं, आपने पैसे लिए बहुत कम, और जबकि आपने कुछ इंश्योरेंस देते वक्त आपने कुछ कंडीशन ही नहीं देखी, कार की कंडीशन नहीं देखी आपने, या फिर अच्छी ऐसी पॉलिसीज नहीं अपनाई, सोच समझ के आपने इंश्योरेंस नहीं किया, तभी तो लॉस होते हैं ना ये। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल वो भी ले लीजिए, अगर आप कोई कंपनी, मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस करती है किसी का, तो अब देखिए अगर आप ठीक से इंश्योरेंस नहीं करोगे, तो पहले से आप उस बंदे की हेल्थ हिस्ट्री है वो नहीं देखोगे, तो कल को देखिए उसको कोई बीमारी हो गई तो लॉस तो इंश्योरेंस कंपनी का होता है ना, क्योंकि आपने उसकी हिस्ट्री कंसीडर नहीं करी। जिस डीज के लिए वो क्लेम कर रहा है वो तो पहले से गुजर रहा था, ये इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी होती है। तो अब फिनेंस मिनिस्टर ने यह कहा कि देखिए जो डिसइन्वेस्टमेंट है उससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, और जो परफॉर्मेंस है कंपनीज की वो भी बढ़ेगी। अब बात ये उठती है कि जो हमारी जो मेन इंश्योरेंस कंपनी ये भी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जो न्यूक्लियर पूल, आपको याद होगा सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटीज़ एक्ट ये था, जिसमें अगर कोई भी न्यूक्लियर लॉस होता है तो उसके डैमेज के लिए एक पूल बनाया गया था 1500 करोड़ का। तो वो 1500 करोड़ किसके अंतर्गत आता था? वो आता था जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये सब ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे कहने का मतलब ये है कि जो जीआईसी जैसी कंपनीज हैं ये अब मार्केट से भी पैसा उठाएंगी, यानी अगर इनके स्टेक्स बेचे, तो हमने स्टॉक्स बेचे इनके, तो पैसा मिलेगा गवर्नमेंट को। अभी तक तो सिर्फ ये टैक्स पेयर्स के मनी पे डिपेंड हैं। टैक्स पेयर्स मतलब गवर्नमेंट हमारा ही तो पैसा यूज करती है, और गवर्नमेंट हमारा पैसा इनको देती है। अब बात ये उठती है कि 11 महीनों बाद में गवर्नमेंट को क्या याद आया? इतनी ढीली ढाली सोच पहले ही कर देना चाहिए था। ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कहते हैं कि गवर्नमेंट का कोई बिजनेस है ही नहीं, बिजनेस में मतलब गवर्नमेंट का कुछ लेना देना होना ही नहीं चाहिए बिजनेस को, इसको प्राइवेट इंडस्ट्रीज पर छोड़ देना चाहिए। और लेकिन 2 साल हो गए जबकि गवर्नमेंट ने ये पहला स्ट्रेटेजिक सेल किया है, किसके फॉर्म में? भारत पंप्स एंड कंप्रेसर था, काफ़ी लॉस कर रहा था, गवर्नमेंट ने इसको बेच दिया 2 साल बाद। और अभी गवर्नमेंट ने एक और स्टॉक एक्सचेंज को प्रपोजल रखा है कि हम 26% स्टेक्स बेचेंगे अपने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड में। और फिर ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को इसमें एक्टिव अप्रोच अपनानी चाहिए, कि जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्होंने भी अपने कार्यकाल में तीसरे और चौथे साल में काफ़ी सारी ऐसी जो लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज थे उनमें गवर्नमेंट के स्टेक्स बेचे, और काफ़ी रेवेन्यू, ऑलमोस्ट 84% रेवेन्यू वाजपेयी गवर्नमेंट का उस टाइम पे इसी चीज़ से आ रहा था। और अब मोदी सरकार को भी 2.5 साल हो गए, तो उस सरकार को भी इसी तरह की पॉलिसीज अपनानी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनीज हैं उनमें पब्लिक शेयर होल्डिंग को बढ़ाएं। अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो जल्लीकट्टू से रिलेटेड आता है। ये है क्वेश्चन इन द लाइट ऑफ रिसेंट एथिक्स का क्वेश्चन बनता है। देखिए, नॉलेज नहीं चाहिए इसमें आपको एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है पेपर 4 का। ये कहते हैं कि देखिए रिसेंट, अभी आपने देखा होगा कि रिसेंट जो केस हुआ है जल्लीकट्टू का, इसमें 2 चीज़ों के बीच में डायलेमा है, 2 चीज़ों के बीच में कन्फ्लिक्ट है। एक तरफ तो तमिलनाडु के जो लोग हैं वो कहते हैं ये हमारा कल्चर है जल्लीकट्टू, आप इसे बैन नहीं कर सकते। दूसरी तरफ बात आती है रूल ऑफ लॉ और जस्टिस की, कि जो बुल्स पर अत्याचार होता है जुडिशरी द्वारा लिया गया डिसीजन है, रूल ऑफ लॉ का पालन किया गया है। तो देखिए एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए तो यह मुश्किल नहीं है, दोनों में से किसको चूज करना है, डेफिनेटली वो रूल ऑफ लॉ को ही चूज करेंगे। लेकिन अगर पर्सनली आपको चूज करना पड़े तो आप इस डायलेमा को कैसे एड्रेस करेंगे, कल्चर के बीच में और रूल ऑफ लॉ के बीच में? देखिए अब यूपीएससी में अगर इस तरह का आंसर देना है तो डेफिनेटली आप रूल ऑफ लॉ को ही आप वो करोगे, क्योंकि आप वहाँ पे दिखाना चाहते हो कि हम फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। अगर आप कल्चर लिखोगे तो डेफिनेटली यह सिग्नल जाएगा कि आप अपने कल्चर को ज़्यादा तवज्जो देते हो, आपके लिए जो रूल्स हैं वो मायने नहीं रखते। तो लिखना तो आपको आंसर में यही है, मैं भी रूल ऑफ लॉ को फॉलो करूँगा। किस प्रकार से आप लिखते हैं ये मैटर करता है। तो लिखिए, आप वेबसाइट पर लिखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपको कंटेक्स्ट पता है,
जलीकाटू के खिलाफ में बैन में एक भारी मूवमेंट बन रही है। वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज, कोलीवुड इंडस्ट्रीज है तमिलनाडु में, इवन जो हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट्स हैं, हर सेक्शंस की तरफ से एक विरोध देखने को मिल रहा है बैन के खिलाफ में, जो जलीकाटू पर बैन किया गया है। और वो कहते हैं कि ये हमारी कल्चरल प्राइड है, ये हमारा कस्टम्स है, आप इसको कैसे बैन कर सकते हैं। और सभी अपने अपने तरीके से सॉलिडारिटी शो कर रहे हैं वहाँ पे पीसफुल मैनर में। हालांकि जो सोशल मीडिया की वेबसाइट्स है वहाँ पे फिर भी कुछ इंथुजियास्टिक हैं जो वायलेंट होने की बात कर रहे हैं, और इस बात पर वो पेटा को भी बैन करने की बात करते हैं। पेटा आपको पता होगा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल राइट्स के लिए लड़ती है, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। आपने देखा होगा पेटा तो काफ़ी वो न्यूड पिक्चर्स वगैरह आती हैं एनिमल्स को बचाने की, इस टाइप की। और इस बारे में जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर था जो ओ पनीर सेल्वम, इन्होंने भी देखिए अभी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की और कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि आप ऑर्डिनेंस लाइए और सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था उसको निरस्त कर दें। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने भी भरोसा दिलाया कि हम कुछ सोचते हैं इस बारे में। अब आता है आर्टिकल का मतलब क्या ये विरोध करता है, आर्टिकल के पॉइंट्स हैं क्या। आर्टिकल ये कहता है कि जो जलीकट्टू अभी खेला जाता है तमिलनाडु के अंदर में, ये रिसेंट ओरिजिन का है, और इसमें तो क्या होता है ये काफ़ी बदल गया है पहले के जलीकट्टू से। और इसमें जो बुल्स होते हैं ये आपे से बाहर होकर भागते हैं, और एक तरह का तमाशा बन गया है यह खेल। अभी जो ट्रेडिशनल फॉर्म में खेला जाता था उसमें सिर्फ एक एनिमल के पीछे सिर्फ एक आदमी होता था, लेकिन अभी बहुत सारे आदमी होते हैं एक बुल के पीछे। तो ये डिफरेंस आ गया आज के जलीकट्टू में। आज ये मास पार्टिसिपेंट का खेल बन गया है, रिचुअल बन गया है एक तरह का, और हंड्रेड्स ऑफ पीपल भागते हैं, मैन भागते हैं इसमें एक बुल को चेज करते हुए, और उसकी हम्प को पकड़ते हैं। हम्प आपको पता होगा, या फिर पूंछ से पकड़ते हैं। हम्प ये होता है, एक सेकंड में बताता हूँ, जो बुल के ऊपर उभरा हुआ हिस्सा होता है ना उसको हम्प कहते हैं। तो ये कहते हैं कि या तो जो मैन है वो उसको हम्प से पकड़ते हैं या फिर पूंछ से पकड़ते हैं, तो बुल्स को काफ़ी नुकसान इससे हो जाता है, इंजरी हो जाती है, और काफ़ी बार ह्यूमन इंजरीज भी हो जाती हैं। तो और इसमें क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि देखिए इस तरह के खेल को जारी करना एक तरह से इस नाम पर कि ये हमारी मस्कुलिन यानी जो मर्दानगी बहादुरी है उससे रिलेटेड है, या फिर हमारी कल्चरल प्राइड से रिलेटेड है। ये चीज़ शो करता है कि आज भी हम किस तरह से फ्यूडल टाइम्स के कुछ ट्रेडिशंस हैं उससे आज भी हम कितना सफ़र कर रहे हैं, या फिर सर्वाइव्ड हैं वो आज भी हमारी मॉडर्न टाइम में। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका जरूर दिया था तमिलनाडु गवर्नमेंट को। आपको पता, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बैन करने से पहले क्या किया था, तमिलनाडु को मौका दिया था कि आप इसे रेगुलेट कीजिए इस खेल को, इसमें काफ़ी बुल्स को भी हानि होती है और जो मैंस हैं उसको भी काफ़ी इंजरीज होती हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने वो मौका गवा दिया, और फिर भी तमिलनाडु ने कोई रोक नहीं लगाई गवर्नमेंट ने इस तरफ की इंजरीज को रोका जा सके या फिर इस खेल को रेगुलेट किया जाए। तो बाद में इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने इस खेल पर बैन लगा दिया। तो आर्टिकल यही कहता है कि जब मौका दिया गया था तमिलनाडु गवर्नमेंट को तब तो उन्होंने कुछ किया नहीं, वो मौका गवा दिया, अब ये विरोध कर रहे हैं। एक यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने शिकायत की थी, और उसकी निगरानी में ही जो तमिलनाडु गवर्नमेंट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इंजरीज को रोका जाए। तो क्वेश्चन ये है कि जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है वो कौन सी बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी, किस तरह की वो बॉडी है, और कौन से एक्ट के अंदर ये बॉडी बनाई गई थी। तो ये आंसर आपको करना है। जब PDF आप डाउनलोड करोगे वेबसाइट से तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो वे फॉरवर्ड है क्या? वे फॉरवर्ड तो यही है कि हमारी केंद्र सरकार और तमिलनाडु गवर्नमेंट ये दोनों सुप्रीम कोर्ट को परस्यूड करें, समझाएं कि देखिए जलीकट्टू इस प्रकार से भी खेला जा सकता है कि जिससे कम से कम इंजरीज हो, और रेगुलेट करके भी खेला जा सकता है, एक मौका आप और हमें दीजिए। इस तरह की बात ये कंक्लूजन में कहते हैं। फिर ये कहते हैं कि जो पॉपुलर सेंटिमेंट्स हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन ये जो पॉपुलर सेंटिमेंट्स हैं ये किसी कानून को, लेजिस्लेशन को तो प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन रूल ऑफ लॉ को नहीं प्रभावित कर सकते, उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। आप देख लीजिए जुडिशरी तो दबने वाली है नहीं। आगे आता है जो अमेरिका का आर्टिकल है, आर्टिकल नहीं है इंपॉर्टेंट ये। अब इस तरह के आर्टिकल के आप नोट्स मत बनाया करो, ये कुछ एक आधी बात आपको याद रह जाए ऐसे में इसे यूज कर लो तो ठीक है, अदरवाइज इस तरह के आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट कम ही होते हैं। आगे देखिए जो अमेरिका ने क्या किया था, एथनिक कोटा खत्म कर दिया था यूएस में। अमेरिका का थोड़ा सा सीधा सा फंडा क्या है, अमेरिका बना ही देश इस बात पर था कि इसमें जो कास्ट को लेके या फिर एथनिसिटीज़ को लेके, रिलीजन को लेके जो भेदभाव होता था दूसरे देशों में वो नहीं होगा अमेरिका में। यानी अमेरिका की जो वैल्यूज़ होंगी उसमें सिर्फ ये वैल्यूज़ होंगी कि सारे लोग प्रॉफिट कमाएं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आज का जो अमेरिका है वो पूरी तरह बदल चुका है। आज इस इलेक्शन ने अमेरिका
में जो बदलाव आया है उसको साफ साफ दिखाया है। ये फिर पहले बताते हैं कि किस प्रकार से जो एथनिक कोटास को ख़त्म किया था अमेरिका में इमिग्रेशन के नाम पर 1960 में। उसके बाद में कहते हैं कि सिमिलर क्वेश्चंस तब भी रेज किए गए थे जैसे अब किए गए थे। जब अब बात नहीं आती कि दीवार खड़ी कर देंगे, जैसे ट्रंप ने कहा कि हम दीवार खड़ी कर देंगे, बाहर के लोगों को नहीं आने देंगे सॉरी। ये जब भी उठाए गए थे क्वेश्चंस, जब 19वीं शताब्दी में जब आयरिश, इटालियंस और दूसरे जो नॉन वाइट्स हैं यूरोप, साउदर्न यूरोप से, वो अमेरिका में पहुंचे थे, तब ये क्वेश्चंस उठाए गए थे कि अमेरिका से कौन बिलीव करते हैं, कौन सिटीजन होने चाहिए अमेरिका के, और दूसरा किस तरह की सिटीजनशिप होनी चाहिए जो अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं। और आज भी वही क्वेश्चन पूछे गए थे जब अमेरिका में इलेक्शन हुआ, लेकिन वो टाइम अलग था, आज का टाइम वो है अलग है। आज एक तरह से लोगों में भय है जॉब खोने का, भय है एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी का, तो इस तरह की बात है, एस्पायरेशंस है वो अलग है आज के अमेरिका के लोगों की। फिर आगे आता है कि अमेरिका की सिटीजनशिप है, वैसे अमेरिका की सिटीजनशिप ने अपने सिटीजन्स को 1960 में काफ़ी कुछ दिया, इवन जो लोग नॉन सिटीजन्स थे उनको भी काफ़ी राइट्स दिए गए। लेकिन आज सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो रही है। आज रिसोर्सेज के लिए लड़ाई है अमेरिका जैसे देश में भी। वो अमेरिका जो पहले एक तरह से बहुत पावरफुल माना जाता था, उसने अपने आप को पाया एक तरह से बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आ गई एकदम से, जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट फिगर, ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आज के अमेरिका की वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो रही हैं। तो देख लेना कहीं इन पॉइंट्स को यूज कर सको, तो मुझे तो कोई खास लगा नहीं कहीं यूज होने वाले हैं ये, ऐसे में एक दो जगह यूज हो जाए तो हो जाए। अगला जो आर्टिकल है वो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। ऐसे के लिए इस तरह का ऐसे आ सकता है, चाइल्ड लेबर इज़ द रूट काज ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी। तो आप सोच के देखिएगा, कम से कम लिख नहीं सको तो सोच के जरूर देखिएगा कि कौन कौन सी डायमेंशंस आप इस ऐसे में ऐड कर सकते हो। देखिए जो राइटिंग प्रैक्टिस होती है ना, वो सिर्फ लिखने से नहीं होती, हालांकि नाम राइटिंग है तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो सकती है, वो मन में भी हो सकती है सोच के। आगे क्या है, आर्टिकल क्या कहता है, देखिए हमने कंटेक्स्ट ये है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन 182 एंड कन्वेंशन 38, हमने ये दोनों साइन करी हैं। और ये क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर पीडीएफ में मिलेगा आपको कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या यूएन का पार्ट है या नहीं है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। दो क्वेश्चन है, मतलब आंसर इसका पीडीएफ में मिलेगा आपको। तो डिसीजन क्या है, डिसीजन वैसे देखिए जो हमने ये आईएलओ के जो ये कन्वेंशन साइन करी है 182 एंड 132, 182 किस पे है, 182 है कि जो चाइल्ड लेबर है वर्स्ट फॉर्म्स की, इसको रिमूव किया जाए, और कन्वेंशन 138 ये कहती है कि मिनिमम एज होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी ऐसे नहीं कि आप किसी भी एज पे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट में लगा दो। और ये जो है हमारा डिसीजन काफ़ी पाथ ब्रेकिंग डिसीजन था सोसाइटी में, जो ये कुरीति है चाइल्ड लेबर की वो इससे दूर होगी। फिर ये कहते हैं कि 4.3 मिलियन है, डेटा याद कर इसको तो कर लेना, इंपॉर्टेंट है, मतलब लिख सकते हो चाइल्ड लेबर के क्वेश्चन आए तो। 4.3 मिलियन हमारे जो चिल्ड्रंस हैं वो लेबर में आज लगे हुए हैं, और 9.8 मिलियन है वो स्कूल नहीं जाते, और इसी से आती है हमारी इलिटरेसी और पुअर्टी जो कंटिन्यू रहती है, विशियस साइकिल चला रहता है। फिर ये अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, क्लास सत्यार्थी। स्टोरी कोई काम की नहीं है, कहीं ये यूज नहीं होगा, बता देता हूँ 1 मिनट में जल्दी जल्दी क्या कहते हैं। स्टोरी में यूँ कहते हैं कि ग्लोबल मार्च, ये कहते हैं कि देखिए जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ ने ये जो कन्वेंशन पास करी थी 1998 में, उससे पहले इन्होंने एक तरह से मार्च ऑर्गेनाइज किया था। ये जो क्लास सत्यार्थी हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मैं कोशिश कर रहा था सभी लाइक माइंडेड पीपल का, कि जो या फिर एनजीओज का, जो वो एनजीओज जो भी मेरे जो जिनके आइडियाज़ मेरे आइडियाज़ से बिल्कुल सेम हैं, और वो भी जो चाइल्ड लेबर हैं उसको दूर करना चाहते हैं। तो इसी सिलसिले में ये कहते हैं कि मैं गया नाइजीरिया की राजधानी अबूजा में गए, और फिर गए कि मैं एक एनजीओ से मिलना चाहता था, लेकिन एनजीओ रात को बंद हो गया था, वो रास्ता काफ़ी सुनसान था, मैं झाड़ियों में छुप गया, मुझे डर लगने लगा। इस तरह की बात शेयर करते हैं, मतलब काफ़ी मेहनत इन्होंने करी, लेकिन कहानी जो इन्होंने लिखी है वो कोई काम की है नहीं। और फिर आगे क्या आता है, ये भी कोई काम का है नहीं, वैसे एक टाइमलाइन सी है किस प्रकार से वो कन्वेंशन साइन हुई। ये कहते हैं कि देखिए ग्लोबल मार्च हमने किया चाइल्ड लेबर के खिलाफ में, और इस ग्लोबल मार्च के बाद में ये पहुंचा जिनेवा में। तो जिनेवा में उस समय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो उन्होंने ये पास कर दिया। फिर उसके बाद में ये कहते हैं कि मैंने कोशिश करी कि इसको पास कराने के बाद में अब देशों से किस प्रकार से रेटिफाई करवाया जाए। फिर कहते हैं मैंने वो भी बहुत एक तरह से रेटिफिकेशन के लिए एक कैंपेन चलाया। तो ये थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, इनका एक्सपीरियंस हमारे आंसर्स में काम नहीं आएगा। हर्डल्स कैसे क्लियर की, इंडिया में क्या हर्डल्स थी, यहाँ ये पॉइंट जरूरी है। सॉरी, हमने पहले इस जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कन्वेंशन को क्यों नहीं साइन किया, दो चीज़ों की वजह से नहीं किया, क्योंकि हमारे जो पहले कानून था चाइल्ड लेबर पे वो इस चीज़ को एड्रेस नहीं करता था कि अगर कोई फोर्स करता है
चाइल्ड लेबर के लिए या फिर कंपलसरी रिक्रूटमेंट है, उसके समाधान के लिए जो प्रॉपर होना चाहिए था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से, वैसी गाइडलाइंस हमारे कानून में नहीं थी। और दूसरी बात है कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो कन्वेंशन है ILO की, उसमें जो एम्प्लॉयमेंट एज के लिए बैन था वो 14 से 18 था, उसको अब हमने किया है इसके बाद में। चाइल्ड लेबर जो अमेंडमेंट बिल 2016 में हमने पास किया है, पहले नहीं था ये। तो अब इस चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2016 के बाद में हम जो ILO की जो कंडीशंस थी उसको फॉलो कर रहे थे रेटिफिकेशन के लिए। इसीलिए अब हमने क्या किया 14 साल से पहले किसी तरह की एम्प्लॉयमेंट पर हमने बैन लगा दिया, हो ही नहीं सकती। और 14 से 18 के बीच में हमने सिर्फ जो हैजार्डस कंडीशंस में जो एम्प्लॉयमेंट होती है उस पर बैन लगा दिया। तो इस तरह से ये बात है। हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा कि एडोलसेंट की डेफिनेशन भी पहली बार सरकार ने इंक्लूड की थी, न्यूज़ डिस्कशन की वीडियो में हमने डिस्कस किया था। देखिए सही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना हम, चीज़ें तो बार बार अब रिपीट हो रही हैं। जब चीज़ें बार बार रिपीट होने स्टार्ट हो जाएं, इसका मतलब हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। आगे फिर ये कहते हैं कि एक अर्जेंसी शो करने की जरूरत है गवर्नमेंट को, इमीडिएट स्टेप्स लेने की जरूरत है ताकि जो वर्स्ट फॉर्म है चाइल्ड लेबर की उसको दूर किया जा सके। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि चाइल्ड स्लेवरी, पोर्नोग्राफी चाइल्ड की होती है जैसे, और चिल्ड्रंस जैसे कि इलिसिट एक्टिविटीज़ में, और जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग इनमें इनको धकेल दिया जाता है, या फिर हजार्डस वर्क में हजार्डस कंडीशंस में इनको काम करवाया जाता है, हजार्डस इंडस्ट्रीज़ में। इन सबको रोका जाए, सरकार की अर्जेंट जिम्मेदारी अब बनती है। और फिर ये कहते हैं कि कोई भी आइडियल जो कन्वेंशन होती है तो वो ऐसी होनी चाहिए कि उसको अपने आप से ही देश फॉलो करे, और गाइडलाइंस, और यानी कि डिक्टेट ना करे, वो बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि, और जो ILO की जो ये कन्वेंशन है वो भी बाइंडिंग नहीं है। यानी इंडिया के पास कोई टाइमलाइन अभी नहीं है, फिक्स डेडलाइन नहीं है कि इतने टाइम के अंदर में इंडिया को ये सब जो चीज़ें हैं, चाइल्ड स्लेवरी या फिर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, पोर्नोग्राफी, ये सब भगानी है सोसाइटी से। लेकिन ये किस बात पर डिपेंड करती है? इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारे के अंदर में मोरल करेज कितनी है, पब्लिक कंसर्न क्या कहते हैं, सोशल एम्पैथी क्या है, पॉलिटिकल विल कितनी है। उस बात पर डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी हम ये सारी कुरीतियां अपने समाज से दूर कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड है कि देखिए, हम परिस्थितियों को एक ही रात में नहीं बदल सकते, तो हमें एक सिंगुलर डायरेक्शन में जाना होगा सिंसियरिटी के हिसाब से। और जो गवर्नमेंट हमारी काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, स्ट्रॉन्ग रिजोल्व गवर्नमेंट ने दिखाया है। क्योंकि बात सीधी सी है कि अगर चिल्ड्रन में आज हम इन्वेस्ट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेफ चाइल्डहुड्स फॉर ए सेफ इंडिया, ये देखिए कितनी अच्छी लाइन है। चाइल्ड लेबर पे ऐसे आ जाए तो आप अपने ऐसे को इस हिसाब से एंड करोगे तो कितना अच्छा रहेगा। ठीक है, ये लाइन नोट कर लेना आप, बढ़िया लाइन है। आगे है इंडिया और नेपाल रिलेशंस के बारे में, थोड़ा इसका कंटेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम। फिलहाल ये मुद्दा क्या था फिलहाल का? कॉन्स्टिट्यूशन का एक मुद्दा था। देखिए, नेपाल ने अपना संविधान बनाया, संविधान में जो मधेसी लोग थे वो नाराज हो गए। मधेसी हैं कौन? यहाँ पे देखिए, ये नेपाल बिहार है, ये नेपाल है, ये बिहार है, यहाँ पे यूपी है। तो जो बॉर्डर लगता है नेपाल के साथ में हमारा यूपी और बिहार का, यहाँ पे मधेसी रहते हैं। मधेसी लोग कौन हैं? मधेसी लोग देखिए एक एथनिक ग्रुप है जो नेपाल में रहता है। इनका संबंध काफ़ी है हमारे बिहार के लोगों से और हमारे यूपी के लोगों से, क्योंकि यूँ कहते हैं कि जो इनका ओरिजिन है वो यहीं से है। पुराने टाइम में यहाँ पे किसी तरह की कोई डिजीज फैला था, बीमारी फैली थी, तो वो यहाँ नेपाल में जाके बस गए थे। अब नेपाल ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है तो उसमें क्या किया इन्होंने, इसी कंटेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। इन्होंने क्या किया, 2-3 इशू पर विवाद था। एक तो देखिए, इन्होंने जो अपने प्रोविंस में डिवाइड किया, जैसे हमारे 29 स्टेट्स हैं, ऐसे ही इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ना अपने नेपाल को डिवाइड किया, कितने कितने प्रोविंस में डिवाइड किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, नेपाल को ना ऐसे डिवाइड किया, यहाँ पे देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम, ऐसे डिवाइड किया। और जो मधेसी लोग रहते हैं पूरी हॉरिजॉन्टल बेल्ट में रहते हैं। कहने का मतलब है नेपाल ने जिस प्रकार से डिवाइड किया ऊपर से नीचे तक, तो मधेसी लोगों को पर एक प्रोविंस में नहीं आए, मधेसी लोग डिवाइड हो गए काफ़ी प्रोविंसेस में, जबकि ये मांग कर रहे थे कि हम सभी मधेसीज को एक ही प्रोविंस में शामिल किया जाए। वो बताता हूं कैसे शामिल किया जाए। मधेसी कहते थे कि प्रोविंस का निर्माण ऐसे किया जाए, यानी वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे। अगर ऐसे करते तो सारे के सारे नीचे वाले मधेसी लोग हैं तो एक ही रीजन में आ जाते हैं ना, समझ गए? तो इस हिसाब से और कौन कौन से प्रॉब्लम्स थी मधेसी लोगों की, इनको देखिए, सिटीजन थी वो भी एक तरह से वैसी सिटीजनशिप नहीं दी गई जो ये उम्मीद कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा वी द नेपाली पीपल, वी द नेपाली पीपल, यानी जो लोग नेपाली जिनकी लैंग्वेज है, लेकिन मधेसीज की लैंग्वेज जो मूल भाषा है वो नेपाली नहीं है, ये पीपल ऑफ नेपाल हैं। तो मधेसीज के हिसाब से आपको यूं लिखना चाहिए था वी द पीपल ऑफ नेपाल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है आपने देखा होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमने यूं नहीं लिखा वी इंडियंस,
तो ये देखिए, ये फ़र्क पड़ता है। और भी काफ़ी इनको प्रॉब्लम्स थी कि देखिए, एक प्रॉब्लम इनको साफ साफ ये थी कि जो मधेश है, यहाँ पे जो ये रीजन है ना सारा का सारा, यहाँ पे बहुत पॉपुलेशन है। सारी जीडीपी जो नेपाल की है वो इसी रीजन पे डिपेंड करती है। लेकिन अब देखिए, जो जिस हिसाब से संविधान ने, नेपाल में संविधान का निर्माण किया, इनको काफ़ी कम सीटें दी गई हैं उस पूरी सीट्स में से, और जबकि पूरा पॉपुलेशन भी यही है, व्यापार भी यही है, जीडीपी भी यही है। तो इस बात से ये नाराज थे मधेश। तो इन्होंने क्या किया, एक ब्लॉकेड कर दिया पूरे रीजन में। हमारी तरफ से वहाँ पे ट्रक्स नहीं गए। नेपाल ने आरोप लगाया कि इंडियन गवर्नमेंट साथ दे रही है ब्लॉकेड में। काफ़ी नुकसान हुआ नेपाल में, लोगों ने काफ़ी जनजीवन वहाँ का अस्त व्यस्त रहा, और इंडिया के खिलाफ में एक प्रकार से नफरत पैदा हो गई नेपाल के अंदर में। अब आगे आपको कॉन्टेक्स्ट अब अच्छे से समझ में आएगा। मधेसीज डिस्क्रिमिनेट किए गए, सिटीजन पर विवाद था, प्रोविंस कैसे काटा गया इस चीज़ पर विवाद था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वो यूं कहते हैं कि पॉपुलेशन के हिसाब से हमें पॉलिटिकल पावर दीजिए ना आप, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, आप हमें सीटें दे ही नहीं रहे, और ब्लॉकेड हुआ। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी। अब क्या आए हैं, कंटेक्स्ट क्या है, प्रकाश शरण महत, ये फॉरेन मिनिस्टर हैं नेपाल के, ये हमारे इंडिया की विजिट पर आए हैं। तो इन्होंने क्या किया, देखिए, अब ये सबसे पहले ये मुद्दा उठाते हैं डिमोनेटाइजेशन का। ये कहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन से हमें नुकसान हुआ दो तरह से। एक तो गवर्नमेंट के पास में नई करेंसी नहीं है नेपाल की गवर्नमेंट से। दूसरी बात ये निकल के आती है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे लोगों ने काफ़ी पैसा इकट्ठा कर रखा था नेपाल के लोगों ने इंडियन करेंसी की फॉर्म में। आज आपने उसको बिल्कुल एक तरफ से बैन कर दिया तो वो उनका पैसा खराब हो जाएगा ना। फिर ये कहते हैं कि हमने आरबीआई से कहा था कि आप वो पैसा वापस लीजिए। आरबीआई ने हमसे पूछा, यानी नेपाल से पूछा कि आपको कितना पैसा है आपकी कंट्री में, ताकि हम वापस ले सकें। तो ये कहते हैं कि देखिए, एस्टिमेट तो हमारे पास भी नहीं है, लेकिन आप स्टार्ट करोगे तो हम आपको यह एश्योरेंस दे सकते हैं कि जो हम ऐसे लोगों को बिल्कुल अलाउड नहीं करेंगे कि कुछ लोग इंडिया से नेपाल में पैसा लेकर आ जाएं और यहाँ पे ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट कर दें। नेपाल वाले जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कहते हैं हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, तो आप हमारा पैसा वापस लीजिए, पुरानी करेंसी वाला जो हमारे लोगों के पास में है। अब ये नेपाल का जो इशू था उस पर ये कहते हैं कि कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों ने मान लिया। मधेसीज को भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इनसे पूछा गया किस प्रकार का आप चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो, तो कहते हैं कि हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लाएंगे पार्लियामेंट में, अपर हाउस में लाने की कोशिश करेंगे, लोअर हाउस में नहीं। लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में। फिर ये कहते हैं कि देखिए, फिर अभी ना इलेक्शन होने जा रहे हैं वहाँ पे तीनों लेवल्स पे, तो मधेसीज लोग हैं वो और विरोध कर रहे हैं। वो कहते हैं कि देखिए, आप ऐसे प्रोविंस के हिसाब से इलेक्शन क्यों करवाएं जो गलत बांटे गए हैं। पहले आप प्रोविंस ठीक कीजिए, अच्छे से बांटिए उनको, फिर इलेक्शन कंडक्ट करवाइए। तो एक तरह से जो विरोध के सवर हैं वो फिर से उठने लगे हैं नेपाल के अंदर में। अब एक और चीज को लेकर इशू है, झूठ को लेकर। झूठ देखिए, नेपाल का आरोप है कि इंडिया ने झूठ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई 2%। ये कहते हैं कि सिर्फ इंडिया का जो झूठ है, हमारा झूठ उसका सिर्फ 2% है, और यह ये शो करता है कि कितना अनफेवरेबल है ट्रेड इंडिया और नेपाल के बीच में झूठ को लेकर में। 2% है, फिर भी इंडिया ने इस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रखी है, और इसके अलावा इंडिया ने इस पे काउंटरवेलिंग ड्यूटी भी लगा रखी है 50%। अच्छा, ये क्वेश्चन है आपके लिए कि एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी में डिफरेंस क्या है। आंसर आपको पता ही है, कहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, PDF में मिलेगा, वेबसाइट से। आगे क्या है, फिर ये कहते हैं कि देखिए, इससे क्या है, इंडिया रोक रहा है एक तरह से नेपाल के झूठ को आगे बढ़ने से, और ये हमारी जो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया और नेपाल के बीच में, उसके लिए अच्छा नहीं है। तो बस ये पूरा आर्टिकल था, 3-4 इशू इसमें इंपॉर्टेंट थे। अगला जो इशू है वो है एक देखिए, एक स्टैचू बनाया गया है यहाँ पे। देखिए, ये स्टैचू जो है, लड़की का स्टैचू, ये कंफर्ट वुमन है। कंफर्ट वुमन मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये स्टैचू बनाया गया है साउथ कोरिया के अंदर में, जापान की एम्बेसी के सामने। आर्टिकल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जापान और साउथ कोरिया के बीच में क्या चल रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं 2 मिनट के अंदर अंदर। ये कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट एशिया में काफ़ी इश्यूज आजकल सुर्खियों में हैं, जैसे कि चाइना अपने आप को असर्ट कर रहा है साउथ चाइना सी में, या फिर उससे ऊपर भी नॉर्थ कोरिया मिसाइल बना रहा है। लेकिन उससे भी अलग जो एक इशू सुर्खियों में है वो है, आज अब दोनों देशों के रिलेशंस हैं, साउथ कोरिया और जापान के, वो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं इन दोनों देशों के बीच में। एक मूर्ति से लेके, जो स्टैचू से लेके, जो बनाया गया है इस जापान की एम्बेसी के सामने साउथ कोरिया में। अब इस बात से खिन होकर जापान ने अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया, यानी सियोल से अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया, और हाई लेवल इकोनॉमिक जो पॉलिसी डिक्लेयर होने वाली थी साउथ कोरिया के साथ में, उसको भी सस्पेंड कर दिया। तो ये सारा माजरा है क्या। देखिए, ये जो स्टैचू बनाया है ये शो करता है कंफर्ट वुमन का। ये कंफर्ट वुमन कौन होती हैं। देखिए, जैसे हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे आज़ादी से पहले, वैसे ही जापान भी एक इंपीरियल पावर था, और साउथ कोरिया, चाइना थे ना, ये जापान की कॉलोनीज थे। और आरोप लगता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने काफ़ी अत्याचार किए साउथ कोरिया के बीच में और चाइना के बीच में, ऐसा आरोप लगता है जापान पर। और इन्होंने
कोरिया की कुछ महिलाओं को इस्तेमाल किया कंफर्ट वुमन के लिए। कंफर्ट वुमन मतलब प्रोस्टिट्यूशन और ये सब कुछ। और आगे क्या है, आगे देखिए, अब कहते हैं कि वही बात की एक रिमाइंडर ये है कि किस प्रकार से जापान ने अत्याचार किए और उनको एक्सप्लॉइट किया वुमेंस को सेक्स स्लेव की तरह। और अभी 40 जो सर्वाइविंग हैं कंफर्ट वुमेंस वो बताती हैं कि किस प्रकार से अत्याचार इन पर हुए। तो अब देखिए टाइमलाइन क्या है। टाइमलाइन तो इसकी यही है कि देखिए खड़ा, अब उससे पहले क्या हुआ था, अब स्टैचू को देखिए, अब इसको अभी खड़ा किया गया, लेकिन उससे पहले इनके बीच में समझौता हो चुका था। 2015 में क्या हुआ था, 2015 में जापान ने पैसे दिए, $1 बिलियन कुछ ऐसा अमाउंट था। अमाउंट अभी पता लग जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो, आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये जापान ने कहने का मतलब है साउथ कोरिया को पैसे दे दिए थे और माफ़ी भी मांग ली थी जापान ने कि हमने गलत किया था, हम कंफर्ट वुमेन से माफ़ी मांगते हैं, हम उनको पैसे भी देते हैं जो अभी जीवित हैं। साउथ कोरिया ने भी मान लिया था कि ठीक है भाई, अभी बात आई गई हो गई और अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर से ये जो स्टैचू खड़ा हो गया है जापान की एम्बेसी के सामने, तो जापान ने गुस्से में आकर अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया। जापान ने कहा कि हमने पैसे भी दिए, हमने माफ़ी भी मांगी, फिर भी आप इस तरह के इशू को बार बार उठाते हैं। साउथ कोरिया ने क्या कहा, साउथ कोरिया ने कहा ठीक है, हमने समझौता किया था, लेकिन जो ये स्टैचू बनाया गया ये हमारे द्वारा नहीं बनाया गया, सिविल सोसाइटी के द्वारा बनाया गया है। तो एक तरह से बेइज्जती होती है ना जापान की, जो इन्होंने पहले गलत किया, अब उसका स्टैचू है वो मतलब वर्ल्ड के सामने बार बार आता है। तो इस तरह से इसलिए जापान जो है वो गुस्से में आ गया। कितने पैसे दिए वो इंपॉर्टेंट सब कुछ नहीं है वैसे। 1 बिलियन जैपनीज येन, ये जैपनीज येन का है ना, करेंसी क्या है जापान की आप बताइए, ये जैपनीज येन का ही है शायद। तो आगे क्या है, आगे कहते हैं कि अब जो है एक बात को लेकर फिर से गुस्सा पैदा हो गया, क्योंकि जो जापान के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो श्राइन में गए, जिसका नाम है, नाम कहाँ है, नाम यही होगा, कहने का मतलब बस एक ये याद रखिए, जो श्राइन में गए वो ये देखिए यासुकुनी श्राइन, इंपॉर्टेंट नहीं है यासुकुनी श्राइन जो है। कहने का मतलब ये है कि ये श्राइन क्या रिप्रेजेंट करती है, ये श्राइन ये रिप्रेजेंट करती है जो जापान के वॉरियर्स हैं जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार में बहादुरी से अपना प्रीसिया लड़ाई लड़े, वो ये श्राइन उन लोगों की याद में बनाई गई है। और इससे क्या होता है, जब भी कोई डिग्निटरी जापान का इस श्राइन में विजिट करता है तो ये साउथ कोरिया और चाइना के लोग चिढ़ जाते हैं इस बात से। वो कहते हैं कि यही तो वो लोग हैं जिन्होंने हम पे अत्याचार किए थे, जिनको जापान वॉरियर्स कहता है, जिनको बहादुर कहता है, वीर कहता है, उनको साउथ कोरिया और चाइना ये कहते हैं कि ये वो लोग थे जिन्होंने हम पे एक्सप्लॉइटेशन किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान में। इसलिए जब भी वो कोई वहाँ पे जाता है तो ये चिढ़ जाते हैं। तो जापान के डिफेंस मिनिस्टर गए थे। तो आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल यही कहता है कि देखिए आज के टाइम में भी इकोनॉमी को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये छोटे मोटे इशू को लेकर ये देश आपस में लड़ रहे हैं। वैसे कहते हैं कि जो चाइना और साउथ कोरिया के देश हैं ये ऐसे मुद्दों को जापान के खिलाफ यूज करते हैं अपने डोमेस्टिकली कोई इशू को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए डोमेस्टिक जनता का, यानी अगर उनके बीच में कोई करप्शन इशू आ रहा हो तो ध्यान डाइवर्ट कर देते हैं इस इशू से। और दूसरी जो बात आती है वो ये आती है कि वैसे जापान भी कम नहीं है, कि जर्मनी में भी काफ़ी अत्याचार हुए थे, लेकिन जर्मनी ने ऐसा कुछ करता नहीं जिस प्रकार से जापान के लोग इस यासुकुनी श्राइन पे विजिट करते हैं। जर्मनी ऐसा कुछ नहीं करता। और उन्होंने तो जो सीक्रेट पुलिस का हेडक्वार्टर था उसको, हेडक्वार्टर को भी एक टोपोग्राफी ऑफ टेरर का नाम दे रखा है, यानी वो यूलाइज नहीं करते, यानी जो बहादुर थे, उन जिन लोगों ने अत्याचार किया था उनको बहादुर नहीं कहते जर्मनी के लोग। बस ये पूरा आर्टिकल था, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। अगला आर्टिकल इकोनॉमिक्स टाइम्स का सीबीआई पे है, याद आ गया, भूल गया था मैं, सीबीआई पे आर्टिकल था इकोनॉमिक्स टाइम्स का। तो फिर ये कहते हैं कि कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है सीबीआई की बाइस्ड वर्किंग के लिए, मतलब सीबीआई बाइस्ड वर्क क्यों करती है और कैसे स्टेप हमें लिए जाएं कि सीबीआई इंडिपेंडेंट काम करने लगे। देखिए सीबीआई आपको भी पता होगा कि काफ़ी आरोप लगते हैं पॉलिटिकल टूल की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है, और हेल्थी प्रोफेशनलिज्म इसका होना चाहिए, जबकि ये शो नहीं करती है। फिलहाल मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम है दिल्ली के, वहाँ पे सीबीआई ने रेड मारी, और इससे पहले जो मिनिस्टर है सत्येंद्र जैन, इनके खिलाफ में भी कार्रवाई हुई सीबीआई की। और इसके साथ साथ जो तृणमूल कांग्रेस हैं, कहने का मतलब ये कि सारी ओपोजिशन पार्टीज के खिलाफ में कार्रवाई कर रही है सीबीआई। और उससे पहले भी उत्तर प्रदेश के सीएम मुलायम सिंह यादव, मायावती, इन सब पे भी सीबीआई कार्रवाई कर चुकी है। फिर कहते हैं कि अब इंडिया हमारी एक जो डेमोक्रेसी के रूप में मेच्योर हो रही है, तो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी इंटीग्रिटी और स्ट्रेंथ जो है बरकरार रहनी चाहिए। और वैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन कब इंडिपेंडेंट होता है, जब उसके 3 पॉइंट्स हैं, ये तब इंडिपेंडेंट होता है। उसकी अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। और ये तीनों पॉइंट याद रखना, ऐसी ऐसी बातें आप याद रखा करो। हम भी लिख सकते हैं कि जब भी कोई इंस्टीट्यूशन है कब इंडिपेंडेंट हो सकता है, तो 3 मुद्दों पर इंडिपेंडेंट वो हो सकता है। आगे क्या है कि देखिए वैसे तो जो सीबीआई के जो वो होते हैं एम्प्लॉइज होते हैं,
वो डेपुटेशन पे आते हैं दूसरे से, जैसे आईपीएस, अब आलोक वर्मा को हेड बनाया गया है, जो सीबीआई का हेड, कल की न्यूज़ है, आलोक वर्मा जो अभी फिलहाल जो दिल्ली के चीफ कमिश्नर हैं। फिर ये कहते हैं कि सीबीआई का अपना कैडर होना चाहिए, डेपुटेशन से आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि डेपुटेशन से आते हैं इसीलिए ये पहले से बाइस्ड होते हैं थोड़ा बहुत। तो दूसरा अपॉइंटमेंट है, ये अपॉइंटमेंट भी आप याद रखना, सीबीआई की अपॉइंटमेंट कौन करता है? पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजीआई, ये तीनों मिलकर सीबीआई की अपॉइंटमेंट करते हैं। ऐसे मैकेनिज्म के बाद में भी सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं वो एक तरफ से बिल्कुल इंडिपेंडेंट सीबीआई काम नहीं कर पा रही है। तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव के खिलाफ में भी, और एक पार्लियामेंट की मल्टी पार्टी कमेटी होनी चाहिए पार्लियामेंट की, उसके प्रति में भी ये अकाउंटेबल होने चाहिए। और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के प्रति भी अकाउंटेबल होने चाहिए सीबीआई वाले, जैसे पुलिस वाले होते हैं। तो मल्टीपल लाइन्स होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी की। तो ये कंक्लूजन है। अगला आर्टिकल है हमारा मिंट का, लाइव मिंट का। कार्टल्स होते क्या हैं और ये कैसे कंज्यूमर को और फार्मर्स को इफेक्ट करते हैं, और कैसे डिजिटलाइजेशन या ई ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो कार्टल सिस्टम को ब्रेक कर सकती हैं। देखिए कार्टल क्या होते हैं। कार्टल एक सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कोई आपको चीज़ लेनी है, आपको मार्केट से कुछ सब्जी खरीद के आनी है। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, सब्जी खरीद के आनी है। अब देखिए वहाँ पे सिर्फ 4-5 सब्जी वाले हैं, लेकिन 4-5 सब्जी वालों ने यह डिसाइड करके रखा है कि 100 रुपये किलो से कम प्याज हम देंगे ही नहीं, इस प्रकार से डिसाइड करके रखा है इन्होंने। और जो कोई भी हम में से देगा उसको पनिश करेंगे, या फिर वो उसको हम निकाल देंगे, यहाँ पे खड़े नहीं होने देंगे। तो इसकी मार्क कंज्यूमर पे पड़ेगी ना। अभी 4-5 ने मिलकर इतने ज़्यादा रेट बढ़ा दिए, कंज्यूमर की होगी मजबूरी, सिर्फ 4-5 रेडी वाले अगर वहाँ पे खड़े हैं तो। लेकिन अब कहने का मतलब ये कार्टल सिस्टम वो होता है जब मिलके आपस में ऐसी कोई पॉलिसी बना लेते हैं कि वो इससे उनका फायदा होता है लेकिन कंज्यूमर्स को नुकसान होता है, और कंपटीशन के खिलाफ में है ये कार्टल। अब देखिए जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है उसमें जो वो मार्केट को शिफ्ट कर देता है, और कैसे ये आर्टिकल इसी पे ई पेमेंट या फिर जो ट्रांजैक्शन है इनको रोक सकते हैं। ये कहते हैं कि देखिए ये सबसे ज़्यादा होता है एपीएमसी मार्केट में, जैसे ऑनियन की मार्केट में। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आप बताइएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन है। आंसर मिलेगा वहीं आपको पीडीएफ में मिलेगा, सब मिलेगा। आप सोचते हो काफ़ी सारे क्वेश्चन दे दिए, आंसर तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे। चलिए आगे है कि एपीएमसी एक्ट में देखिए दिक्कतें आती हैं काफ़ी। जैसे एग्जांपल देते हैं, केस स्टडी है राइजिंग ऑनियन प्राइसेस की। ये कहते हैं कि 2010 में ना प्याज के दाम काफ़ी बढ़ गए थे, 70 रुपये 1 किलो तक आ गए थे। और तब सरकार ने कहा था कि देखिए इतने दाम कैसे हो सकते हैं, सप्लाई भी काफ़ी है, क्या किसी तरह का कार्टल सिस्टम चल रहा है मार्केट के अंदर में। तो इसकी जांच की थी जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिस पर जिम्मेदारी है कि किसी तरह का कार्टल सिस्टम ना हो, यानी कंज्यूमर्स को नुकसान ना पहुंचे, और इवन फार्मर्स को भी नुकसान पहुंचता है इससे। लेकिन उन्होंने अपनी जांच में कुछ मिला नहीं उनको, क्योंकि कागजात थे, कुछ डेटा ही नहीं मिला उनको। डेटा क्यों नहीं मिला वो आगे आता है ये पॉइंट। क्योंकि देखिए जो ये आड़तियाँ हैं, यानी एग्रीकल्चर मंडी में जो ग्रेन मार्केट में आपको पता होगा जो लाला लोग होते हैं, किसान फसल से पहले किसान को जब पैसे की जरूरत होती है तो किसान जाता है अनाज मंडी के अंदर में। अनाज मंडी में वो जो आड़तिया जिसको कहते हैं, पता नहीं अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इनका नाम होता है, नॉर्थ इंडिया में इनको कहते हैं आड़तिया जो होते हैं, जिनको ये मिडल मैन भी आप कह सकते हैं, कुछ भी इनको कहते हैं, जिनके पास में लाइसेंस होता है, जो किसानों से अपनी फसल बेचते खरीदते हैं। आपके एरिया में कुछ भी कह सकते हैं। तो देखिए ये कहते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं आड़तियाँ, ये आपस में कार्टल सिस्टम बना के रखते हैं, और किसानों से क्या करते हैं, ये किसानों को पैसे दे देते हैं फसल उगाने के लिए, और गिरवी क्या रखते हैं, जो फसल ये उगाने वाले हैं किसान उसी को ये गिरवी रखते हैं। तो एक तरफ से क्या करते हैं, किसान की फसल पर इन्हीं का हक हो गया, यानी अब किसान की मजबूरी हो गई कि इनसे हमें पैसे लिए हैं तो इन्हीं को फसल बेचनी पड़ेगी, और जबकि वही उसी के पास में लाइसेंस है। तो कार्टल सिस्टम से इन्होंने पहले से रेट डिफाइन करके रखे हैं। तो आर्टिकल ये कहता है कि जो किसान की फसल है वो मंडी में आ ही नहीं पाती है, क्योंकि उसने जो मिडिल मैन है, आड़तिया ने किसान को पैसे दे रखे हैं, तो वो डायरेक्ट सेलिंग परचेजिंग कर लेते हैं और कम दामों में। तो इस तरह का ये कार्टल सिस्टम है, कार्टल बना के कम रेट रखते हैं और किसानों को इसका फायदा होता है। और जबकि ये सारा जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर में तो सारी ट्रांजेक्शन्स बिना डिजिटली तो होती नहीं है, सारी ट्रांजेक्शन्स ऐसे ही होती है, मूजबानी या फिर जो लिखा पढ़ी होती है वो भी फॉर्मल नहीं होती। तो इसीलिए जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिसने सारी जाँच करी थी, अब उसकी जांच में तो सारी बातें मिलेंगी ही नहीं, कितना लोन लिया कितना नहीं लिया, क्योंकि वो सारी बातें तो या तो मूजबानी है या फिर कागजों में है। इसीलिए कहते हैं कि अब ई ट्रांजेक्शन्स करेंगे या फिर डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो वो सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी, वो डिजिटली रिकॉर्ड हो जाएंगी और किसी प्रकार का फेरबदल नहीं कर सकेंगे जो ये आड़त या फिर मिडल मैन है किसानों के साथ में। इससे ना सिर्फ फार्मर्स को फायदा होगा और कंज्यूमर्स को भी फायदा होगा, और डिजिटल ट्रांजेक्शन से जो कार्टलाइजेशन सिस्टम है उसको तोड़ा जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल था।
तो आज हमने बहुत आर्टिकल डिस्कस किया, 8 आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किया ना। सो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।